हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फ्लेयर बाय ज्योति। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए पियाजे, कोहेलबर्ग और जो वाइगोत्स्की हैं इनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आई हूँ। इनका जो थ्योरी वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ। इसमें ये चैप्टर नंबर 4 जो है सीडीपी का, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है 4 तक का। और ये देखिए, ये जो है साइंटिस्ट तीनों, इनसे 8 से 10 क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में बनता ही बनता है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप सभी इसको ज़रूर देख लीजिएगा। इस वीडियो को अगर आप देखते हैं, इसमें थ्योरी वाला पोर्शन भी मैं क्वेश्चन के हिसाब से करवा दूंगी। इसलिए जो स्टूडेंट नए हैं, मान लीजिए पुराने वीडियो को नहीं देखे हैं, उनका भी थोड़ा बहुत काम हो जाएगा, लेकिन पुराने वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि उसमें जो थ्योरी है वो पूरा डिटेल में कंप्लीट करवाया गया है। चलिए इसमें क्वेश्चन आंसर करते हैं और इसके 8 से 10 क्वेश्चन बनते हैं। अभी 2024 का भी मैं पेपर इसमें इंक्लूड की हूँ, फिर दिखाती हूँ कितने क्वेश्चन आए हुए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चों का जो चिंतन होता है वयस्कों से क्या होता है, में भिन्न होता है बजाय के। पियाजे ने बोला है, पियाजे कौन सा विकास का सिद्धांत दिए हैं, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिए हैं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। उसमें उन्होंने बताया है कि जो बच्चे होते हैं, वयस्क होते हैं, वो कैसे कैसे सोचते हैं, उनका मेंटल का डेवलपमेंट, माइंड का डेवलपमेंट कैसे कैसे होता है। अब ये चिंतन की बात यहाँ पे हो रही है, आप अपने खुद के ऊपर इम्प्लीमेंट करके देखिएगा कि जब आप छोटे थे तब आप किस प्रकार से सोचते थे, किस प्रकार से सोचते थे। फिर आप जब बड़े हो गए तब फिर आप किस प्रकार से सोचते थे। क्या तब सोचते थे और अब नहीं सोचते? ऐसा नहीं होता है, तब भी आप सोचते थे। जैसे तब आप अगर 4 बातें सोचते थे तो अब भी वो 4 बातें आप सोचते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, 4 बातें सोचते हैं। लेकिन क्या होता है, तब जो आप 4 बातें सोचते थे और अब जो 4 बातें आप सोचते हैं उसमें क्या होता है, डिफरेंस होता है। तब जो आप सोचते थे वो जैसे खेल कूद है, ऐसी चीज़ों के बारे में सोचते थे, और अब क्या सोचते हैं, अब जो आप सोचते हैं वो पढ़ने के बारे में सोचते हैं। आप बड़े हो गए हैं, आपको अपने फ्यूचर का टेंशन है, तो आप पढ़ने के बारे में सोचते हैं। तब आप खेल कूद के बारे में सोचते थे, लेकिन क्या है, प्रकार बस बदला है। प्रकार क्या हुआ है, चेंज हुआ है। तब खेल के बारे में सोचते थे, अब पढ़ने के बारे में सोचते थे। प्रकार तो चेंज हुआ है, लेकिन जो मात्रा है, 4 बातें तब सोचते थे, 4 बातें अब भी सोचते हो। फिर क्या है, ये मात्रा सेम है, लेकिन जो प्रकार है वो चेंज हुआ है। तो यही बात मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ कि जो मात्रा होता है वो क्या होता है, मात्रा तो सेम होता है, मात्रा यहाँ पे सेम होगा, लेकिन जो प्रकार होगा वो भिन्न होगा। तो जो वयस्क होते हैं, बच्चे होते हैं, वो किस में अलग होते हैं, प्रकार में अलग होते हैं, लेकिन जो मात्रा होता है उसमें क्या होते हैं, सेम होते हैं। उनका जो चिंतन होता है वो मात्रा में सेम होता है। 4 बातें तब भी सोच रहे थे, अब भी सोच रहे हैं, लेकिन तब खेल कूद के बारे में सोचते थे। जो सोचने का टॉपिक था वो क्या था, जो सोचने का टॉपिक था वो क्या है, चेंज हो चुका, मतलब कि प्रकार अलग है बस। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला इसमें सही हो जाएगा। यहाँ पे प्रकार रहेगा और यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे मात्रा रहेगा। मात्रा सेम होता है, प्रकार क्या होता है, भिन्न होता है। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन पूछा हुआ है और इसमें थोड़ा सा भी अगर आपको कन्फ्यूजन हुआ तो एग्जाम में अगर पढ़ के भी जाएंगे तो भी गलत हो जाएगा। इसलिए बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि उसमें ऑप्शन ही इस प्रकार से, किसी में प्रकार पहले कर दिया, फिर मात्रा, फिर किसी में मात्रा पहले, तो कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है वो। फिर चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, यहाँ पे सा जो है ये आधा सा रहेगा। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं, सीखते हैं। और वाइगोत्स्की भी कौन सा सिद्धांत दिए हैं, ये भी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिए, मेंटल डेवलपमेंट का ही सिद्धांत इन्होंने भी दिया है, और पियाजे ने भी दिया है। पियाजे ने भी यही सिद्धांत दिया है, वाइगोत्स्की ने भी यही सिद्धांत दिया है। लेकिन डिफरेंस देखिए दोनों लोगों में क्या है। पियाजे जो बोलते हैं कि जो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास का मतलब क्या है, माइंड का डेवलपमेंट, मानसिक विकास, ठीक है। अब जो पियाजे हैं वो बोलते हैं जो माइंड का डेवलपमेंट होता है वो मैच्योरिटी से होता है, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं परिपक्वता। और किससे होता है, एक्सपीरियंस से होता है, अनुभव से होता है। वही जो वाइगोस्की हैं वो बोलते हैं कि जो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है, मतलब कि मेंटल डेवलपमेंट होता है, वो किससे होता है, वो इंट्रैक्शन से होता है। किससे होता है, इंट्रैक्शन से होता है, मतलब कि हिंदी में इसे बोला जाएगा अंतः क्रिया से होता है, परस्पर क्रिया से होता है। और इन्होंने और भी चीज़ें टर्म यूज़ की हैं, जैसे समाज से होता है, समाज से बच्चे सीखते हैं, संस्कृति से होता है, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, संस्कृति से होता है, ये वाइगोत्स्की का है, संस्कृति से होता है, समाज से होता है, अपने बड़ों से सीखते हैं, मतलब कि सब मिला के इनका होता है कि सोशलाइजेशन से होता है। वहीं जो पियाजे हैं वो बोलते हैं कि मेच्योरिटी से होता है और एक्सपीरियंस से होता है। ये दोनों में डिफरेंस है। क्वेश्चन इससे बनता है कि दोनों में अंतर क्या है, दोनों में
क्योंकि दोनों लोगों ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। तो चलिए देखते हैं vygotsky के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं। जो बच्चे का लर्निंग वाला प्रोसेस है कैसे होता है, इंटरेक्शन से होता है, परस्पर क्रिया से। ऑप्शन नंबर 4 वाला सही हो जाएगा। वयस्कों और समवयस्कों के साथ मतलब बड़ों के साथ इंटरेक्शन से होता है। यहाँ पे जो दिया है सेकंड ऑप्शन परिपक्वन से, ये किसका आंसर सही होता? अगर पियाजे पूछा जाता तो ये आंसर सही हो जाता। और पुनर्बलन इसमें नहीं है, ये भी नहीं है। फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो सीखना होता है, लर्निंग होता है, सीखने वालों के संवेगों से प्रभावित नहीं होता। इसमें संवेग की बात की गई है। संवेग को क्या मतलब आप समझते हैं? इमोशन की बात की गई है। अब आप एग्जाम्पल लीजिए कि क्या जो लर्निंग होता है वो इमोशन से मतलब प्रभावित होता है या नहीं। इमोशन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? क्रोध आता है, प्रेम आता है, भय आता है। मान लीजिए कोई बच्चा क्रोध में है, कोई बच्चा क्रोध में है, उसी टाइम आप उसको कुछ भी सिखा रहे हैं, एबीसीडी सिखा रहे हैं, कुछ भी सिखा रहे हैं, तो क्या उस टाइम पे वो सीख पाएगा? नहीं। उसका जो लर्निंग वाला प्रोसेस है उस टाइम पे नहीं होगा। ये जो क्रोध है वो इसको क्या करेगा? प्रभावित करेगा। मतलब क्रोध प्रभावित कर रहा है। क्रोध क्या है? इमोशन है। इमोशन क्या है? संवेग है। तो मतलब संवेग जो है वो क्या कर रहा है? लर्निंग को प्रभावित कर रहा है। तो चलिए अब आंसर देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। जो सीखना है वो क्या करेगा? प्रभावित होगा किससे? संवेग से। सीखने वालों के संवेगों से प्रभावित नहीं होगा, गलत है। छीड़ संबंध मतलब कम संबंध नहीं रखता, ज़्यादा संबंध रखता है ये। सीखने वालों के स्वतंत्र भी नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है। सीखने वालों के संवेगों से प्रभावित होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। फिर चलिए देखते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे क्या इंग्लिश में बोलेंगे? प्री ऑपरेशनल। अब आप बताइए कि ये किसने दिया है? प्री ऑपरेशनल स्टेज इसे बोला जाता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज ये दिया किसने है? ये पियाजे ने दिया है। दिया किसने है? पियाजे ने दिया है। एक तो इससे भी लिखा था नहीं है, ये पियाजे के द्वारा दिया गया है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पियाजे ने क्या दिया है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। उन्होंने जब संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया पियाजे ने, तो संज्ञानात्मक विकास में उन्होंने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के बारे में बताया। अलग अलग स्टेजेस में बच्चों का अध्ययन किया। कितने स्टेजेस में बांटा? 4 स्टेजेस में। वो 4 स्टेजेस कौन कौन से हैं? चलिए देखते हैं 4 स्टेजेस कौन कौन से हैं इसमें से। पहला स्टेज है सेंसरी मोटर, जिसे बोला जाता है सेंसरी मोटर स्टेज, जिसे बोला जाता है इंग्लिश में, हिंदी में संवेदी गामक। इसका कई नाम है, आप सभी याद रखिएगा। संवेदी गामक मैं पढ़ाई हूँ वीडियो में। इंद्रिय गामक, संवेदी गामक, संवेदी पेशी, कई नाम है इसका। ये एज इसका होता कितना है? ये कितने से कितने साल तक का होता है? ये होता है 0 से 2 वर्ष तक का स्टेज होता है। फिर चलिए देखते हैं दूसरा क्या है। दूसरा जो है वो है प्री ऑपरेशनल। प्री ऑपरेशनल है दूसरा, प्री ऑपरेशनल है। प्री ऑपरेशनल को क्या हिंदी में बोलेंगे? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है दूसरा ये है। ये कितने तक का होता है? ये होता है 2 से 7 वर्ष तक का होता है। ये 2 से 7 होता है। पहले वाला 0 से 2 होता है, 2 से 7 होता है। फिर थर्ड वाला स्टेज जो आता है वो आता है कंक्रीट ऑपरेशनल। कंक्रीट ऑपरेशनल आता है, जिसे हिंदी में बोलेंगे मूर्त संक्रियात्मक। हिंदी में क्या बोलते हैं? मूर्त संक्रियात्मक बोलते हैं। ये स्टेज कब से होता है? 7 से 11 ईयर का होता है। चौथा वाला भी लास्ट में बता रही हूँ, यहाँ पे जगह नहीं बचा है। चौथे वाले को आप सुन लीजिए। औपचारिक संक्रियात्मक होता है, या फिर बोलते हैं इसे अमूर्त संक्रियात्मक। ठीक है, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल या फॉर्मल ऑपरेशनल भी उसे बोला जाता है, जिसे बोला जाता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। वो होता है 11 से, जब तक कि बच्चा वयस्क ना हो जाए। ये चारों स्टेजेस आपको आ गए समझ में? अब मैं चलिए बताती हूँ किस स्टेज में इन्होंने क्या बताया है। इससे हर बार क्वेश्चन बनता है। 2024 में भी क्वेश्चन बना हुआ था। अभी क्वेश्चन भी दिखाती हूँ। अभी ये वाले सारे क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसको भी दिखाती हूँ, वो अलग पीडीएफ में है। ये जो इन्होंने पहला स्टेज दिया है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, नहीं पूर्व नहीं है, ये पहला वाला जो स्टेज है संवेदी गामक है। संवेदी गामक है, इंग्लिश में बता ही चुकी हूँ, बार बार नहीं रिपीट करूंगी। संवेदी गामक जो है सेंसरी मोटर है। इसमें इन्होंने क्या बोला है? रिफ्लेक्स एक्शन होता है। एक बात को याद रखिएगा, रिफ्लेक्स एक्शन, जिसे हिंदी में बोलेंगे प्रतिवर्ती क्रिया। अगर आप नए स्टूडेंट हैं नोट कर लीजिएगा, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। प्रतिवर्ती क्रिया हो गया पहला। अब दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा इसमें होता है, एक तो प्रतिवर्ती क्रिया होता है मतलब कि रिफ्लेक्स एक्शन होता है। दूसरा अनुकरण वाला, अनुकरण वाली चीज़ें इसी में आती हैं। अनुकरण मतलब कि इमिटेशन जिसे बोलते हैं इंग्लिश में इसे इमिटेशन बोलते हैं। अनुकरण वाली चीज़ें इसी में आती हैं। 2 चीज़ें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछा जाता है रिफ्लेक्स एक्शन किस में होता है, तो वो होता है संवेदी गामक में। और अनुकरण वाली चीज़ें किस में आती हैं, तो संवेदी गामक अवस्था में ही होता है। अनुकरण रिफ्लेक्स एक्शन में क्या आ जाएगा आपका एग्जाम्पल? अंगूठा चूसना। अंगूठा चूसना
ये होता है रिफ्लेक्स एक्शन, अनुकरण करना और रिफ्लेक्स एक्शन, ये दोनों संवेदी गामक में आते हैं। एक और आता है, अगर पूछा जाए कि संख्या का ज्ञान किस अवस्था से शुरू होता है, शुरू लगा रहेगा, तो वो ये हो जाएगा संवेदी गामक अवस्था। फिर सेकेंड स्टेज देखते हैं हम। जो सेकेंड स्टेज है ये कौन सा है? सेकेंड स्टेज हमारा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। सेकेंड स्टेज इन्होंने बताया है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में इन्होंने कई चीज़ें बताई हैं। इसमें एक तो जो कार्य होगा, जो भी बच्चा वर्क करेगा वो अपने गोल को पाने के लिए करेगा, अपने गोल को पाने के लिए करेगा, अपने लक्ष्य के लिए करेगा। जैसे कि उसे कुछ चीज़ खाना है तो वो चोरी कर लेगा, ऐसे होता है। अपने गोल को, बस अपने गोल को वो ध्यान में रखेगा। दूसरा होता है, दूसरा जो ये पूर्व संक्रियात्मक होता है ईगो सेंट्रिक, आपको पता सुने होंगे ईगो सेंट्रिक। इसका क्या मतलब होता है? ईगो सेंट्रिक जो होता है इसे हिंदी में बोलेंगे आत्म केंद्रित, आत्म केंद्रित, और इसे बोलेंगे लक्ष्य। लक्ष्य को पाने का पहला होगा जाएगा। दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा आत्म केंद्रित, ईगो सेंट्रिक हो जाएगा। और एक चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है जीववाद। जीववाद, जीववाद का गुण किस में आता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आता है। ये कब तक होता है? 2 से 7 वर्ष तक का होता है। जीववाद को इंग्लिश में बोला जाएगा एनिमिज्म। एनिमिज्म, एक तो जीववाद होता है, मतलब कि वो निर्जीव चीज़ों को भी क्या समझेगा? सजीव समझेगा। दूसरी बात ईगोसेंट्रिक, खुद पे केवल ध्यान देगा। तीसरी बात ये है कि वो अपने गोल को पाने के लिए कुछ भी करता है, अपने गोल को पाने के लिए जो कुछ भी करता है करता है। और भी देखिए, इसमें जगह नहीं है, और भी देख लीजिए। चिन्ह वाली चीज़ें, चिन्ह को क्या इंग्लिश में बोलेंगे? साइन। प्लस क्या है? संकेत। संकेत को क्या बोलेंगे? सिंबल बोलेंगे। चिन्ह और साइन, ये 24 में पूछा गया क्वेश्चन है संकेत वाला। चिन्ह है, संकेत है, इन सब का ज्ञान किस में होता है? इसी एज में होता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। जितनी भी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट थी सब कुछ मैं बता चुकी हूँ पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। अब चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेज आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। थर्ड वाला स्टेज कौन सा है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कब से होता है? 7 से 11 साल का होता है, और ये होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इंग्लिश में बोलेंगे कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसमें होता क्या है? इसमें जो होता है, इसमें कौन कौन से क्वालिटीज़ आते हैं मूर्त संक्रियात्मक में? एक तो पूछा जाता है सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है कि कंजर्वेशन, हिंदी में ही लिख देती हूँ, संरक्षण। संरक्षण का ज्ञान इसी में हो जाता है। मतलब संरक्षण का मतलब ये है कि अगर वो बड़े ग्लास को देखेगा, जो मैं एग्जांपल बताई थी कि बड़े ग्लास को अगर देखेगा तो वो बताएगा कि हाँ, अगर इसी ग्लास का वाटर इसमें मतलब पलट दिया गया है तो वो बताएगा नहीं सेम है, क्योंकि इसी ग्लास का वाटर है। उसे मतलब फिगर से नहीं, मतलब वो सब कुछ नापना तौलना ये सब कुछ क्या होता है? सीख जाएगा। एक तो ये होता है कि इसमें कंजर्वेशन का गुण आ जाता है। दूसरा होता है क्लासिफिकेशन, ये भी क्वेश्चन 2024 में बना है, मतलब कि वर्गीकरण। वर्गीकरण इंग्लिश में बोलेंगे क्लासिफिकेशन। तीसरा, तीसरा क्या है? संबंध। अगर रिलेशन पूछा जाए, संबंध पूछा जाए, मतलब वो संबंध बना के रखना चाहता है, जिसको कहते हैं ग्रुपिंग करने लगता है। ग्रुप प्लस सोशलाइजेशन भी इसी स्टेज में होता है। ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी। एक तो कंजर्वेशन, दूसरा की वर्गीकरण, तीसरा संबंध। और ग्रुप, संबंध से का रिलेशन ग्रुप बनाने से है, वो टोली बनाने लगता है। कहते, कहा नहीं जाता है कि टोली का है, ग्रुप बना का मतलब अपने फ्रेंड से ग्रुपिंग करने लगेगा। संबंध का मतलब, ये सारी चीज़ें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आती हैं। अब चलिए देखते हैं फोर्थ वाला स्टेज जो है वो 11 टू जब तक कि क्या नहीं हो जाता? एडल्ट नहीं हो जाता। ये कौन सा स्टेज है? औपचारिक संक्रियात्मक, जिससे इसका कई नाम है, आप नाम से ध्यान रखिएगा। एक तो इसका नाम आप ये ज़रूर याद कर लीजिएगा, अमूर्त संक्रियात्मक। अमूर्त संक्रियात्मक, क्योंकि ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। अमूर्त संक्रियात्मक का मतलब आप डायरेक्ट समझ जाएंगे कि इसमें क्या होता है, कौन कौन से इसमें क्वालिटी आते हैं। इसमें अमूर्त चीज़ों के बारे में सोचना। अमूर्त मतलब पता है आपको? कल्पना। कल्पना में जो चीज़ें हों, हकीकत में ना हो, कल्पना, जिसे और बोल सकते हैं अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष, इसका ज्ञान किस में हो जाता है? इसी में हो जाता है। औपचारिक संक्रियात्मक या फिर अमूर्त संक्रियात्मक। पूछा जाएगा कि जो कल्पना वाली चीज़ें हैं, कल्पनात्मक चीज़ों का ज्ञान किस में होता है, तो आप लगाएंगे औपचारिक संक्रियात्मक, जिसे बोलेंगे फॉर्मल स्टेज। और फिर चलिए और देखते हैं इसमें और कौन कौन से जो होते हैं गुण आते हैं। एक तो ये होता है, दूसरा होता है इमोशनल हो जाता है इसमें बच्चा। जो उसका इमोशन होगा वो लचीला हो जाता है, इसमें इमोशनल ज़्यादा हो जाता है बच्चा। यहाँ तक कि बोला जाता है जो इसमें इमोशनल होता है वो इन्फेंसी स्टेज की तरह हो जाता है। तो ऑप्शन ये सब आप समझ गए, चारों जो इनके स्टेजेस थे समझ गए। चलिए आंसर देते हैं इसमें। पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है। जो पूर्व संक्रियात्मक काल होता है इसमें आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता क्या है? कॉग्निटिव एबिलिटी, पूर्व संक्रियात्मक में। लक्ष्य आपको दिख गया, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कल्पना वाली चीज़ें किस में आएंगी? फॉर्मल में, मतलब कि लास्ट वाला जो स्टेज है, कौन सा स्टेज है? औपचारिक, अमूर्त वाला।
ये हो जाएगा। अमूर्त चिंतन ये भी इसमें है। दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता, मतलब कि क्या हो रहा है, ये सोचला, यही देखिए समझने का फेर है। अब ये नहीं डायरेक्ट बोला गया कि सोशलाइजेशन, ये बोला जा रहा है दूसरे के दृष्टिकोण को समझ सके, मतलब कि सोशलाइजेशन हो सके, सोसाइटी को तवज्जो दे रहे हैं आप। तो ये किस स्टेज में आ जाएगा, ये आ जाएगा मूर्त संक्रियात्मक में। इस ऐसे ही समझना पड़ता है हमें क्वेश्चन को। ऑप्शन नंबर सी वाला इसमें सही हो जाएगा। फिर चलिए देखते हैं, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। जो वाइगोत्स्की हैं इन्होंने बोला है जो सीखना लर्निंग प्रोसेस है, इसको किससे अलग नहीं किया जा सकता, पुनर्बलन से नहीं, व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से, अवबोधन और अवधारणात्मक प्रक्रियाओं से, या फिर उसके सामाजिक संदर्भ से। आपको पता है अगर कहीं भी समाज और संस्कृति दिख जाए और क्या दिख जाए, इंटरेक्शन दिख जाए, ये सब चीज़ें दिख जाए और नाम किसका आ जाए, नाम आ जाए वाइगोत्स्की का, फिर उससे कहीं मत जाइएगा आप, हटिएगा मत। तो ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। यही ऑप्शन सही होते हैं वाइगोत्स्की के नाम से। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, सामाजिक संदर्भ। फिर है, पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका होती है। जो पियाजे हैं वो बोले हैं कि अगर जो डेवलपमेंट होता है वो, अगर उस पर इफेक्ट पड़ता है किसी चीज़ का, तो किसकी भूमिका सबसे ज़्यादा होगी। चलिए देखते हैं, भाषा की। भाषा का महत्व वो दिए हैं, उनका क्या नाम है, वाइगोत्स्की। पुनर्बलन की नहीं, भौतिक विश्व के साथ अनुभव की। मैं बोली थी जो पियाजे हैं वो एक तो मेच्योरिटी का नाम लेते हैं, दूसरा एक्सपीरियंस का नाम लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, एक्सपीरियंस, इसमें अनुभव जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। फिर वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में कहा कि, वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में, जो चाइल्ड डेवलपमेंट है इसके बारे में क्या कहा, ये संस्कारों की अनुवांशिकी के कारण होता है। अनुवांशिकी को उन्होंने महत्व नहीं दिया है, हेरिडिटी को महत्व नहीं दिया है। यह सामाजिक अंतरक्रियाओं का उत्पाद होता है। बिल्कुल सही, अंतरक्रियाओं मतलब इंटरेक्शन भी आ गया और समाज भी आ गया, सोसाइटी भी आ गई। औपचारिक शिक्षा का उत्पाद है नहीं, वह समायोजन और समावेशन का परिणाम है। समायोजन और समावेशन ये किसका विधि होता है, ये एडाप्टेशन की विधि होती है। एडाप्टेशन जिसे क्या बोलते हैं हिंदी में, एडाप्टेशन की विधि है ये। हिंदी में इसे बोला जाता है अनुकरण। अनुकरण अनुकरण किसने बताया है, अनुकरण जो बताया है ये पियाजे के द्वारा बताया गया है। अनुकरण बताया गया है पियाजे के द्वारा। पियाजे ने बताया है कि जो बच्चों को में लर्निंग वाला प्रोसेस होता है वो अनुकरण के द्वारा होता है। अनुकरण मतलब एडाप्टेशन के द्वारा, और एडाप्टेशन किसके द्वारा होता है, समायोजन से और समावेशन से। समायोजन का मतलब होता है, समायोजन और समावेशन, ये दो चीज़ें पियाजे ने बताया है। फिर चलिए देखते हैं, समायोजन समावेशन में डिटेल में पढ़ाई हूँ, आप सभी वीडियो में जाके देख लीजिएगा। ओके। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बच्चे आँख कान नाक से सीखते हैं, मतलब आपको पता चल गया होगा, सेंसेस से, जिसे हिंदी में बोल सकते हैं हम इंद्रियों से। ठीक है, इंद्रियों से। अब इंद्रियों से किस अवस्था का नाम इंद्रिय गामक है, आप अपना दिमाग लगाइए, किस अवस्था का नाम इंद्रिय गामक है। मैं भी बोली थी कि सारे नाम याद रखिएगा। इसी अवस्था का नाम सेंसरी मोटर है, सेंस से नाम पड़ा है, सेंसरी मोटर। तो ये सब क्या है, इंद्रिय गामक में आएंगी, क्योंकि इंद्रियां हैं ये सब। संवेदी प्रेरक अवस्था, जिसका नाम ये भी होता है संवेदी प्रेरक अवस्था। अलग अलग नाम को याद जरूर रखिएगा। संवेदी प्रेरक अवस्था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। फिर है, लॉरेंस कोहलबर्ग से क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। जो कोहलबर्ग हैं इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है, नैतिक विकास का सिद्धांत, मोरल डेवलपमेंट का सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत। अब नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है इन्होंने, इसमें क्या किया है, इन्होंने जो स्टेजेस को दिया बांटा है, एक बार कोहलबर्ग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो कोहलबर्ग हैं इन्होंने जो स्टेजेस को बांटा है वो 3 स्टेजेस में बांट दिया है, 3 स्टेजेस में बांटा है। फिर 3 को क्या किया है, 2-2 में बांट दिया है, 3 को 2-2 में बांट दिया है। एक तो 3 स्टेज में पहले बांटा है, फिर 3 को 2-2 में बांट दिया है। तीनों स्टेजेस का नाम देखते हैं कौन कौन सा है। तीनों स्टेज में पहला जो है वो है पूर्व परंपरागत, हिंदी में बोलते हैं पूर्व परंपरागत, और इसका इंग्लिश में नाम होता है प्री ऑपरेशनल होता है। दूसरा होता है परंपरागत, परंपरागत में क्या होता है, ऑपरेशनल होता है, इसे ऑपरेशनल बोला जाता है। और ये जो होता है उत्तर परंपरागत, जिसे बोला जाता है पोस्ट कन्वेंशनल। ये ऑपरेशन नहीं होगा, ऑपरेशन तो उनके वाले इसमें था, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। ये जो नाम है, रुकिए 1 मिनट, नाम गलत हो गया, इंग्लिश वाला गलत हुआ बस। ये जो है पूर्व परंपरागत, जिसे बोलेंगे इंग्लिश में प्री कन्वेंशनल,
ओके, कन्वेंशनल रहेगा, यहाँ पे कन्वेंशनल हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा परंपरागत। परंपरागत है जिसका नाम होता है इंग्लिश में कन्वेंशनल, और ये होता है पश्च परंपरागत या फिर उत्तर परंपरागत भी बोला जाता है। ठीक है, इसका नाम होता है पोस्ट कन्वेंशनल। पोस्ट कन्वेंशनल ये नाम होता है। ये तीनों स्टेज इन्होंने दिया है, और तीनों जो हैं वो एज जो अप्रॉक्स इन्होंने दिया है 0 to 6 दिया है। एज तो हालांकि नहीं कहीं लिखा जल्दी मिलता है। फिर 6 to 12 है, क्योंकि आपको पता है बाल विकास की अवस्थाएं 0 to 18 ईयर ही है, तो उसी हिसाब से आप 3 स्टेजेस हैं तो बांट लीजिए। 12 to फिर 18 है। अब आपको पता है इसमें भी 6 साल का है, तो 3 3 साल का इसमें भी लिया जाता है, 3 3 साल का। ये होता है इनका नाम और स्टेजेस। इसमें क्या है, इसमें प्रशंसा वाली एज है, प्रशंसा, दंड एवं आज्ञा। ये चीज़ें किस में आती हैं, पूर्व परंपरागत में आती हैं। यही पूछा जाता है सबसे ज़्यादा कि जो पूर्व परंपरागत में आता है वो क्या होता है। एक तो दंड एवं आज्ञा होता है। दंड एवं आज्ञा हो गया, इसमें प्रशंसा नहीं, प्रशंसा दूसरे वाले स्टेज में आता है। ठीक है, प्रशंसा दूसरे वाले स्टेज, इसमें आता है परंपरागत वाले स्तर में आता है प्रशंसा और सामाजिक अनुरूपता। सामाजिक अनुरूपता आता है, ये आता है परंपरागत वाले में। और जो पूर्व परंपरागत है इसमें आता है, जो पूर्व परंपरागत है इसमें आता है दंड एवं आज्ञा। दंड एवं आज्ञा आता है एक तो, और दूसरा आता है ईगो सेंट्रिक। अभी जो मैं पढ़ाई हूँ आपको, ईगो सेंट्रिक आता है। इसमें आ गया सामाजिक अनुरूपता और प्रशंसा। और तीसरे वाले में आता है सामाजिक सहमति आता है। इसमें सामाजिक अनुरूपता है, इसमें है सामाजिक सहमति, सहमति होता है। और दूसरा होता है इसमें सामाजिक सहमति हो गया, दूसरा होता है विवेक की अवस्था। विवेक की अवस्था, ये चीज़ें होती हैं। इसको मैं डिटेल में पढ़ाई हूँ, आप सभी देख लीजिएगा। चलिए इसमें क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे पहला वाला ये लॉरेंस कोहलबर्ग वाला क्या है, कौन सा कथन क्या है, सत्य है लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में। कोहलबर्ग एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे, सही है, ये अमेरिकी ही थे। और जो पियाजे थे वो स्विस थे। फिर है कोहलबर्ग ने जीन पियाजे से प्रभावित होकर नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास को 3 अवस्थाओं में बांटा। कोहलबर्ग, ये गलत है, ने पूर्व परंपरागत स्तर को क्या किया है, 6 से 11 वर्ष रखा है। पूर्व परंपरागत, पूर्व परंपरागत तो सबसे पहले आता है। इसमें से कौन सा कथन सत्य नहीं लिखना है, असत्य है, क्योंकि सारे कथन इसमें सत्य लग रहे हैं एक कथन को छोड़ के। इसमें असत्य रहेगा, ये सत्य नहीं रहेगा, बना लीजिएगा आप, असत्य है। इसमें जो बोला गया है कि पूर्व परंपरागत, कोलबर्ग ने पूर्व परंपरागत स्तर को 6 से 11 वर्ष रखा, जबकि अभी मैं क्या बताई हूँ, जो प्री कन्वेंशनल स्टेज है इसको क्या है 0 to 6 ईयर है। फिर 6 to 12 है, ये पूर्व परंपरागत जो है वो 6 to 12 ईयर है। और फिर क्या है उत्तर पोस्ट कन्वेंशनल, उत्तर परंपरागत। फिर सी वाला है, कोलबर्ग ने नैतिक विकास को 3 अवस्थाओं में बांटा, बिल्कुल सही बात है। कोलबर्ग ने जीन पियाजे से, ये भी सही है। कोलबर्ग है और जो ये है वाइगोस्की हैं, इन सबका सिद्धांत लगभग एक सा है, बस अलग अलग चीज़ें इन्होंने बताई हैं। तो ये जो पूर्व परंपरागत स्तर है ये मैं बता चुकी हूँ कि 0 to 6 ईयर होता है। ये जो 6 to 11 ईयर दिया है, या फिर 11 कहीं रहता है कहीं 12 रहता है, ये होता है कन्वेंशनल स्टेज, जिसे बोलते हैं परंपरागत स्तर। फिर आता है पोस्ट कन्वेंशनल, जिसे 12 से 18 लेते हैं, या फिर कहीं कहीं 17 लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी वाला इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि असत्य वाला पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। क्योंकि डी वाला जो है ऑप्शन वो क्या है, गलत है, यहाँ पे असत्य रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भाग परंपरागत अनैतिक स्तर से जुड़ा हुआ है। परंपरागत का मतलब होता है कन्वेंशनल, परंपरा जो गत है इसका मतलब होता है कन्वेंशनल, कन्वेंशनल स्टेज, इससे जुड़ा हुआ है। चलिए देखते हैं कन्वेंशनल स्टेज में क्या क्या आता है। आज्ञा एवं दंड पालन, ये तो प्री कन्वेंशनल में आता है, पूर्व परंपरागत में आता है, पूर्व परंपरागत में आता है। फिर होता है अधिकार संरक्षण, और फिर नेक्स्ट आता है इसका सामाजिक अनुबंध। पहला वाला आता है सामाजिक अनुबंध। इसमें देखिए 2 टर्म है, एक तो है, आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, ये जो है पहला सामाजिक अनुबंध। आपको पता होगा कि जो मैं स्टेजेस बता रही थी, एक स्टेजेस में 2 थी, 2, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और ये 6वां। जिसमें ये चौथा वाला जो है इसमें भी सामाजिक था, और ये जो 5वां वाला है इसमें भी सामाजिक है। दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें भी सामाजिक मूल्य है, इसमें भी सामाजिक मूल्य है, चौथा 5वां में। तो आपको इसमें डिफरेंस करना आना चाहिए कि कहाँ पे सामाजिक अनुबंध होगा और कहाँ पे अधिकार संरक्षण या फिर सामाजिक अनुरूपता होगी। अब चलिए इसमें डिफरेंस देखते हैं, चौथे 5वें में आपको पता चल गया होगा, चौथे में भी है 5वें में भी है। अब चलिए देखते हैं चौथे में क्या है।
जो चौथा स्टेज होता है ये किस में आता है, ये परंपरागत में आता है। और जो पांचवा है वो आता है पश्च परंपरागत में, पश्च परंपरागत में आता है पांचवा वाला। दोनों में समाज ही है, दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें जो सामाजिक अनुरूपता आती है, इसमें इसमें सामाजिक अनुरूपता आती है, सामाजिक अनुरूपता, या फिर इसे हम अधिकार संरक्षण भी बोला जा सकता है। क्यों ऐसा बोला जाता है अधिकार संरक्षण, क्योंकि जो इसमें समाज होता है, इसमें जो बालक होता है वो समाज के नियमों कानूनों इसको इसलिए फॉलो करता है क्योंकि वो क्या सोचता है, सोचता है ये जो इनको फॉलो कर रहा है ये हमारे किसके लिए है, हमें फॉलो करना हमारा जो क्या है, हम इसको फॉलो करेंगे तभी हम सही से रह पाएंगे। वो ऐसा सोचता है कि हमें इसको फॉलो करना ही पड़ेगा, हम इसको फॉलो करेंगे तभी हम समाज में अच्छे से रह पाएंगे। ये सोचता है सामाजिक अनुबंध, मतलब चौथी वाली अवस्था में सामाजिक अनुरूपता में, अधिकार संरक्षण में वो अपने अधिकार को समझ के क्या करता है, अपने अधिकार को पाने के लिए अब खुद का मतलब होता नहीं वर्चस्व बनाने के लिए वो समाज का अनुपालन करता है। जबकि पांचवें स्टेज में जब वो आता है, इस वाले में जब समाज होता है, जो सामाजिक अनुबंध जो होता है इसमें जब आता है तो इसमें डिफरेंस ये होता है कि इसमें वो अपना कर्तव्य समझने लगता है। वो जो समाज का पालन कर रहा होता है वो खुशी खुशी करता है, उसे पता है कि ये जो हमारे समाज में नियम कानून सब कुछ बनाए गए हैं वो हमारे किसके लिए, भलाई के लिए, ये बात वो समझने लगता है। इसमें वो इस बात को नहीं समझता, अपने अधिकार को बनाए रखने के लिए क्या करता है, समाज का पालन करता है, अपने अधिकार को पाने के लिए समाज के नियमों को पालन करता है ताकि उसका जो वो सर्वाइव कर पाए समाज में, ऐसा वो सोचता है। ये डिफरेंस है फोर्थ वाले स्टेज में और फिफ्थ वाले स्टेज में। इसमें सामाजिक अनुरूपता या फिर अधिकार संरक्षण आएगा, और जबकि जो फिफ्थ वाला स्टेज है इसमें सामाजिक अनुबंध आएगा और क्या आएगा, कर्तव्य, बस सामाजिक अनुबंध ही इसका नाम है। चलिए देखते हैं इसमें क्या होगा, इसका कौन सा पूछ रहा है, ये दूसरा वाला पूछ रहा है, कौन सा एक भाग परंपरागत नैतिक स्तर, परंपरागत वाला मतलब कि चौथा स्टेज, परंपरागत में चौथा स्टेज, ये क्या हो जाएगा चौथे वाले में, अधिकार संरक्षण, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये तो आपको पता है पहले वाले में आता है दंड एवं आज्ञा पालन। और जो सामाजिक अनुबंध है, जो कि अपना कर्तव्य मान के बच्चा करने लगता है, उसका क्या अनुबंधन हो जाता है, अनुबंध हो जाता है वो कर्तव्य से, मतलब समाज से, तो ये हो जाता है, खुशी खुशी करता है, वो समझता है कि उसके भलाई के लिए समाज के नियम बनाए गए हैं, तो ये आता है पांचवें वाले स्टेज में, मतलब पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में। इस बात का अंतर आप डिफरेंस याद रखिएगा। फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हाँ नेक्स्ट दूसरे पीडीएफ पे है, मैं कर रही हूँ, रुकिए एक मिनट। ये रहा क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, ये 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए पढ़ते हैं फोर्थ क्या है। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की थ्योरी, लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार छात्रों के सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए, जो बच्चों का लर्निंग एक्सपीरियंस होता है उसको क्या करने के लिए, ऑप्टिमाइज करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुशंसित दृष्टिकोण है, इसमें से कौन सा एक अनुशंसित मतलब कि सही अप्रोच है, इसमें से चलिए देखते हैं। आपको पता है कि जो लेव वाइगोस्की हैं ये कौन सा अप्रोच अपनाने की सलाह देंगे, आपको खुद अभी मैं बता चुकी हूँ कि लेव वाइगोस्की कैसा सोचते थे, क्या क्या उन्होंने बताया है, इंटरेक्शन, समाज, संस्कृति, दूसरों से सीखना, ये सारी चीज़ें लेव वाइगोस्की के अनुसार होता है। छात्रों को ऐसा काम करना जो कि उसकी समझ के वर्तमान स्तर से पूरी तरह से असंबंधित हो, गलत है, असंबंधित नहीं होना चाहिए। छात्रों के वर्तमान स्तर पर आधारित उनको उचित समर्थन, अब जरूरी नहीं आपको डायरेक्ट इंटरेक्शन मिलेगा, लेकिन आपको समर्थन मिल रहा है, हेल्प मिल रहा है, उचित समर्थन मार्गदर्शन के साथ काम प्रदान करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे समर्थन है, मार्गदर्शन है और लोगों छात्रों में हो रहा है ये सब चीज़ें, तो एक प्रकार से ये क्या है, इंटरेक्शन ही है, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही ऑप्शन है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था इसमें। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा ब्लर है, क्वेश्चन नंबर 8 है, ये कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। शिक्षकों को कक्षा में प्रभावी संज्ञान सुनिश्चित करने के लिए, जो प्रभावी संज्ञान होता है वो सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को संवेगात्मक सहारा देना चाहिए। संवेगात्मक मतलब कि होता है इमोशनल वाला, इमोशनल सपोर्ट देना चाहिए। संवेग व संज्ञान एक दूसरे से जटिल रूप से संबंधित हैं, जटिल रूप से मतलब कि कॉम्प्लेक्स वे में। चलिए देखते हैं इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्या कह रहा है कि संज्ञानात्मक सहारा देना चाहिए, किसके लिए, कक्षा में प्रभावी संज्ञान के लिए, मतलब कि संज्ञान के लिए क्या जरूरत पड़ रही है, किसकी, संज्ञान के लिए संवेग की जरूरत पड़ रही है। ऑब्वियस सी बात है, अभी मैं इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करवा चुकी हूँ, सीखने के लिए संवेग, इसमें संज्ञान के लिए संवेग बोला जा रहा है, ये 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये तो सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही है। फिर संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से जटिल रूप से संबंधित, अगर ये दोनों इंटर रिलेटेड नहीं होते
वो भी कॉम्प्लेक्स वे में, तो संज्ञान के लिए संवेग की ज़रूरत कैसे पड़ती? तो दोनों ऑप्शन सही है और ये इसकी व्याख्या कर रहा है कि ये दोनों संबंधित है, इसीलिए इसे संवेगात्मक सहारा की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो डेवलपमेंट है इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डेवलपमेंट इज करेक्ट? विकास असतत प्रक्रिया नहीं, डिसकंटिन्यूअस नहीं है, ये कॉन्टिन्यूअस है, मतलब कि अगर सतत होता तो सही हो जाता है। ये सतत प्रक्रिया है विकास, मैं पढ़ा चुकी हूँ विकास के बारे में। विकास चक्रीय तरीके से होता है, रैखिक तरीके से नहीं। बिल्कुल सही है, मैं बोली थी जो विकास होता है वो ऐसे होता है, विकास चक्रीय तरीके से होता है, कड़ी के रूप में बढ़ता जाता है, ना कि ऐसे होता है। ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला सही हो जाएगा। विकास क्या होता है? चक्रीय तरीके से होता है और ये लीनियर नहीं होता। ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला सही हो जाएगा। फिर चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है, 2024 का ही ये भी है क्वेश्चन। देखिए कितना क्वेश्चन आया हुआ है, 4 चैप्टर में पढ़ाई हूँ, ये सारे क्वेश्चन जितने लेके आई हूँ उसी से है ये। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार नियमित करते हैं? जो बच्चे होते हैं वो अपने स्वयं को, मतलब ओन बिहेवियर को किस प्रकार से रेगुलेट करते हैं, ये पूछा गया है। किस प्रकार से रेगुलेट करेंगे, चलिए देखते हैं यहाँ पे। अनुकूलन के द्वारा, अनुकूलन नहीं बताए हैं लेओबाइगस की। संतुलीकरण के द्वारा, जो संतुलीकरण है, इक्विलिब्रेशन है, ये मैं पढ़ा रही थी, कौन बताया था? ये तो पियाजे बोले थे। अनुकरण भी पियाजे ही बोले, अनुकूलकरण नहीं बोले, अनुकूलन है ना, अनुकरण नहीं, अनुकूलन है। एडेप्टेशन है, इसको भी पियाजे ही बोले थे। संतुलीकरण भी पियाजे बोले थे। और क्या है? आत्मवाक के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो इसका सेकंड हो जाएगा, आत्मवाक मतलब इनर स्पीच होता है, ये किसने दिया है? ये वाइगोस्की ने दिया है। आत्म जो वाक की बात है, ये किसने दिया है? ये आत्मवाक की बात, या फिर आपको भाषा की बात कहीं मिल जाए, लैंग्वेज की बात, तो वाइगोस्की का नाम आएगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, कक्षा 5वीं के बच्चों को तैरने और डूबने की अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए, जो कक्षा 5वीं के बच्चे हैं इनको कौन सी अवधारणा पढ़ानी है? तैरना और डूबना। फिर है संरचनावाद में जो कंस्ट्रक्टिविज्म होता है, इसमें क्या होता है? दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षकों द्वारा कौन सा शैक्षणिक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए? क्या सिखाना है? तैरना और डूबना सिखाना है। तो कौन सा होगा? निर्देशित खोज, गाइडेड डिस्कवरी। निर्देशित खोज, गाइड मतलब गाइड करते हुए खोज कराना। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही हो जाएगा। वीडियो देखने से कोई तैरना नहीं सीखेगा, व्याख्या से तो कोई एक्टिविटी ही नहीं होगी, पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण से भी नहीं होगा, इसमें इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए बच्चों का, तब सीखेंगे। और एक बात इंपॉर्टेंट है, इसमें जो है ये क्वेश्चन एक ही पेपर के, ये ऐसा नहीं है कि कहीं अलग अलग है, 2024 के ही हैं। अभी तक देखिए कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। अनुवांशिकता जो होती है पूरी तरह से एक व्यक्ति के, ये सारे चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ। जो अनुवांशिकता होती है, हेरिडिटी होती है, वो क्या निर्धारित करती है? वो सेक्स डिटर्मिनेशन करती है कि ये लड़का होगा या फिर लड़की, ये अनुवांशिकता के द्वारा ही होता है। क्योंकि आपको पता होगा कि जो यक्स एक्स होता है इससे गर्ल बेबी होती है, और जो यक्स वाई होता है ये बॉय होता है। इसमें क्या होता है? ये किसके द्वारा होता है? ये अनुवांशिकता हेरिडिटी के द्वारा ही होता है, क्रोमोसोम के द्वारा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, इसमें फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है इसके बाद, 14 है। इसमें भी कथन कारण वाले ही क्वेश्चन है। कथन है, विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से, अब सांस्कृतिक आ गया। अब आपको लगेगा कि लेओ वाइगोत्स्की का नाम तो है ही नहीं, ये वाइगोत्स्की के क्वेश्चन कैसे हैं? तो संस्कृति, समाज, ये सब वाइगोत्स्की के ही हैं, बस घुमा के पूछा जाता है, आप समझ पाए तो समझ ले। वाइगोत्स्की ये क्या है? विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कक्षा शिक्षण को सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी होना चाहिए, ये पहला कथन है। दूसरा है, कक्षा में समता केवल, ये है, ये गलत है, केवल मानकीकृत पाठ्यचर्या व आकलन के द्वारा ही सुनिश्चित। कोई एक चीज़ अगर बोल दिया जाए केवल इसके द्वारा हो जाएगा, तो ये चीज़ गलत होता है। तो ए वाला सही हो जाएगा इसमें, और जो बी वाला है वो क्या हो जाएगा? बी वाला गलत हो जाएगा। ए सही है, बी नहीं है, आर है, इसमें आर गलत है। ये वाला सही है, ये वाला गलत है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अगर आपको क्लास पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं करते तो मुझे पता ही नहीं चल पाता है कि आप लोगों को पसंद भी आ रहा है ये टीचिंग मेथड मेरा जो है, या फिर नहीं पसंद आ रहा है। कोई इम्प्रूवमेंट हो तो भी आप जो है कमेंट में करके बताया करिए कि जो है यहाँ ये इम्प्रूवमेंट है, या फिर अच्छा नहीं पढ़ा रही हैं, अच्छा पढ़ा रही हैं,
क्योंकि अगर आप सभी सपोर्ट नहीं करेंगे तो आपको पता है कोई भी काम करने के लिए किसकी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। जब मैं नेक्स्ट बार वीडियो बनाने के लिए तैयार करती हूँ पीडीएफ वगैरह सब कुछ, तो मुझे लगता है कि पता नहीं स्टूडेंट को समझ में भी आ रहा है, क्योंकि कुछ खास सपोर्ट नहीं आ रहा, तो लगता है कि पता नहीं क्या ही मतलब रिएक्शन है बच्चों का, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, सही से पढ़ा पा रही हूँ या नहीं। तो इसलिए आप सभी सपोर्ट किया करिए ताकि मुझे भी पता चल पाए कि हाँ ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कोई भी इम्प्रूवमेंट हो, कुछ भी लगे कि नहीं ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे पढ़ाना चाहिए, तो आप कमेंट कर किया करिए। चलिए देखते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 15 है। जागृति को पता चल गया है कि उसका कुत्ता रस्टी एक गोल्डन रिट्रीवर है। फिर है गोल्डन रिट्रीवर है। फिर है जब वह एक और कुत्ते को देखती है जो रस्टी जैसा दिखता है, लेकिन अब आपको पता है ये क्या है, पियाजे का नाम डायरेक्ट नहीं आएगा, लेकिन ये जो क्वेश्चन बना है ये किससे है, पियाजे से ही है, क्योंकि यहाँ पे समायोजन समावेशन टाइप की चीज़ें हो रही हैं। दिखता है लेकिन एक अलग नस्ल का है, दिखता तो उसी जैसा है, नस्ल अलग है, तो वह उसे भी कुत्ता ही समझती है, उसे भी वो कुत्ता समझ लेती है। फिर क्या होता है, जब वो उसी जैसा देखेगी तो उसे भी कुत्ता समझ लेती है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार यह अवधारणा को प्रदर्शित करता है। ये क्या होगा, एसिमुलेशन होगा। ऑप्शन नंबर 4 वाला सही हो जाएगा। वस्तु अस्थायित्व तो नहीं है, ये तो नहीं होता है, और संरक्षण भी नहीं है, इसमें अहम केंद्रिता भी नहीं है, इसका कोई इससे रिलेशन ही नहीं है। वस्तु अस्थायित्व तो किस में आता है, ये पूछा जाता है, ये भी क्वेश्चन इन्फेंसी स्टेज में आता है। इन्फेंसी स्टेज में अगर पियाजे के आप स्टेज की बात करेंगे तो ये हो जाएगा संवेदी घातक में, और अहम केंद्रिता उसी में आता है। और क्या, ये संरक्षण वाली चीज़ें ये मूर्त संक्रियात्मक में आती हैं बाल्यावस्था में। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वाला हो जाएगा समायोजन। क्या होता है, समायोजन। समायोजन का मतलब है कोई नई स्कीमा बना लेना या फिर उसी में ऐड कर लेना, तो ये होता है एसिमुलेशन, समायोजन। फिर नेक्स्ट देखते हैं, ये पियाजे का है, मैं डिटेल में पढ़ाई हूँ, समायोजन जो है और समावेशन है, सिमुलेशन एकोमोडेशन, पढ़ लीजिएगा आप। फिर क्वेश्चन नंबर 18 है, दोहराव बारंबार किए जाने वाला व्यवहार किसकी विशिष्ट पहचान है। अगर कोई चीज़ रिपीट मोड में हो रहा है तो ये किस चीज़ का पहचान है, स्वलीन क्रम विकार की, ऑटिज्म की। किस चीज़ की है, ऑटिज्म की। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। जो ऑटिज्म होता है उसमें यही होता है कि कोई एक जो व्यवहार होता है उसे बार बार रिपीट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया में व्यस्त और सक्रिय रूप से शामिल महसूस करते हैं, एंगेज महसूस करते हैं, और ये महसूस करते हैं कि वो एक्टिवली जो है इन्वॉल्व हैं। फिर क्या होता है, जब कब ऐसा महसूस करेंगे, एंगेज महसूस करेंगे, एक्टिव महसूस करेंगे, कब करेंगे, जब उनको आप उस गतिविधि में शामिल करेंगे। जैसे गतिविधियाँ उनके संदर्भ से संबंधित हो, ये सब वाइगोस्की से ही हैं, जो एक्टिविटी को सामाजिक सांस्कृतिक इन सब चीज़ों को क्या करते हैं, महत्व देते हैं। उसकी उनकी जब थ्योरी को पढ़ेंगे तभी आप ये सब जान पाएंगे क्या करना चाहिए बच्चों के साथ। गतिविधियाँ उनके संदर्भ में संबंधित हों, संदर्भ से। अधिगम का बल दोहराव रटने पर होता है, गलत है, रटना और व्यवहार ये सब नहीं होता है। शिक्षार्थियों की सामाजिक भावनात्मक आवश्यकताओं की उपेक्षा की जाती है, उपेक्षा मतलब बुराई करना। फिर है, उनके पूर्व ज्ञान को पृथक किया जाए, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला जो है ये सही हो जाएगा। गतिविधियाँ उनके क्या हों, उनसे रिलेटेड हों, तभी वो इंटरेस्ट ले पाएंगे उसमें। फिर चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, ऐसे बच्चे जिन्होंने बहुत कम उम्र से गंभीर सामाजिक अनुभव का अधिगम किया, आमतौर पर उनके विकास में देरी या बाधा उत्पन्न होती है। पुनर्वास के बावजूद विकास के कुछ क्षेत्रों में सुधार अधीनस्थ होने की संभावना है। यह अवधि जिसमें विकास पर्यावरणीय समर्थन से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है, वह कौन सा मतलब एज कहलाएगा, सहज काल कहलाएगा, या फिर मूल काल कहलाएगा, या फिर संवेदनशील काल कहलाएगा। ऑप्शन नंबर 4 वाला सही हो जाएगा, संवेदनशील काल। ये क्या हो जाएगा, बहुत कम उम्र की बात की जा रही है। आपको पता होगा कि जब इन्फेंसी स्टेज की बात की जाती है तो वो समय कैसा होता है सीखने के लिए, संवेदनशील होता है, मतलब कि जो होता है सेंसिटिव पीरियड होता है, ये होता है। 4 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, संवेदनशील अवधि। फिर है क्वेश्चन नंबर 24 है, आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न पूछने का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। ये क्वेश्चन इससे नहीं है। फिर चलिए देखते हैं, हमारे मैं जो टॉपिक पढ़ा चुकी हूँ बस वही क्वेश्चन करेंगे। ऑप्शन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, सामाजिक रचनावादियों के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अधिगम के लिए कौन सा कथन सही है, चलिए देखते हैं। अधिगम एक व्यक्तिवादी प्रक्रिया नहीं, अलगाव में होता नहीं, ग्रुप में होता है। ये अधिगम केवल कक्षा या औपचारिक शैक्षिक विन्यास में होता है, केवल नहीं है। अधिगम एक निष्क्रिय, गलत है ये। ऑप्शन नंबर 4 वाला सही हो जाएगा जब सारे ऑप्शन गलत हो गए। अधिगम क्या है, अर्थ निर्माण की एक सामाजिक प्रक्रिया, ये अलग होने वाली प्रक्रिया नहीं है। जो अधिगम होता है वो समाज में रह के होता है, ग्रुप में रह के होता है, अलग नहीं होता।
फिर है क्वेश्चन नंबर 26 है, जबकि कथन है फिर कारण है। जबकि कुछ बच्चे 12 महीने की उम्र में बड़बड़ाना, 2 शब्दों का वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं, अन्य 20 महीने की उम्र तक ऐसा नहीं करते। ये व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण ऐसा हो रहा है। कारण क्या है? विकासात्मक प्रतिमान केवल सांकेतिक है, 26वां कह रहा है। फिर है ये कारण कह रहा है विकासात्मक जो प्रतिमान है केवल क्या है? सांकेतिक है, और व्यक्तिगत बच्चों का विकास काफ़ी भिन्न हो सकता है। जो व्यक्तिगत बच्चे होते हैं उनका जो विकास होता है काफ़ी भिन्न हो सकता है। ये बोल रहा है कि व्यक्तिगत विकास भिन्नता के कारण ये हो रहा है, ये ऑप्शन सही है। और ये जो होता है ये भी सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। दोनों सही है और इसकी ये व्याख्या भी कर रहा है, इसमें बता रहा है रीजन की व्यक्तिगत भिन्नता के कारण हो रही है। फिर चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 है, बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि किसका उदाहरण है? इसमें कुछ क्वेश्चन मैं वैसे भी ऐड कर दी हूँ क्योंकि मैं 4 चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ, तो वृद्धि, विकास, अधिगम, ये सब के जो क्वेश्चन थे उनको ऐड कर दी हूँ। जो बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि ये किसका उदाहरण है? वजन और लंबाई में वृद्धि ये आपको पता है मात्रात्मक है, मात्रात्मक उदाहरण है ये। लंबाई और वजन में इसको बताई थी, हाइट जो होता है, वेट जो होता है, ये सब क्या होते हैं? ये मात्रात्मक होते हैं, मतलब क्वांटिटिव होते हैं, मात्रात्मक होते हैं जिनको हम माप सकते हैं, ये मात्रात्मक होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 28 है, हेंज की दुविधा को पेश किए जाने पर अरुणिमा तर्क देती है, कानून इन परिस्थितियों के लिए स्थापित नहीं किया गया था। इस स्थिति में दवा लेना वास्तव में सही नहीं है, लेकिन यह उचित है। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार अरुणिमा नैतिक विकास की किस अवस्था में है? ये जो मतलब कि अरुणिमा के अंदर जो ये है कन्फ्यूज़न, ये लॉरेंस कोहलबर्ग के हिसाब से पूछा गया है कि ये किस स्टेज के कन्फ्यूज़न है। ये किसके हैं? नैतिकता का विरोधाभास, व्यक्तिगत अधिकार और लोकतंत्रिका लोकतंत्रिकता। ठीक है, इसमें क्यों है व्यक्तिगत का नैतिकता का विरोधाभास? ये बोल रही है कि जो कानून है इन परिस्थितियों के लिए स्थापित नहीं किया गया था, अधिकार, लोकतंत्रिका, इन सब चीज़ों की ये बात कर रही है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला ये सही हो जाएगा। दंड की बात नहीं हुई है इसमें, यांत्रिक उद्देश्य की भी बात नहीं हुई है, सामाजिक सरोकार की भी बात नहीं हुई है, ये इसकी बात हुई है। ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला सही हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 30 है, जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमताएं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता इसमें से कौन सी क्षमताएं हैं? वर्गीकरण, क्रमबद्धता, ये क्लासिफिकेशन वाली चीज़ें अभी मैं बता चुकी हूँ। इमिटेशन वाली चीज़ें ये उसमें होती हैं, सेंसरी मोटर वाले में, और ये जो होता है ये पूर्व संक्रियात्मक में होता है। संरक्षण वाली चीज़ें मूर्त संक्रियात्मक में होती हैं, और जो प्रतीकात्मक और जीववाद ये किस में होता है? सिंबल और एनिमिज्म है, ये किसमें मैं बताई थी? यही तो होता है पूर्व संक्रियात्मक में। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही हो जाएगा। जो पूर्व संक्रियात्मक होता है इसमें प्रतीकात्मक खेल, मतलब सिंबल का ज्ञान, साइन का ज्ञान, एनिमिज्म है। अभी मैं जस्ट बताई थी कुछ देर पहले कि जो प्रतीकात्मक होता है सिंबल, जीववाद, एनिमिज्म, ये सब चीज़ें किसमें और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही हो जाएगा। संरक्षण और अमूर्त चिंतन तो आपको पता है अमूर्त संक्रियात्मक में होगा। संरक्षण वाला ये होगा मूर्त संक्रियात्मक में, और ये जो वर्गीकरण, क्रमबद्धता है ये भी मूर्त संक्रियात्मक में, क्लासिफिकेशन वाला, और ये जो है ये सेंसरी मोटर मतलब संवेदी गामक अवस्था में। और क्वेश्चन देखते हैं, पेपर 2 के क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है, एक शिक्षिका खुद से पूछती है, मैं ऐसे अनुभव प्रदान कर सकती हूँ जिसमें छात्रों को पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उनकी वर्गीकरण के स्कीमों का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो। वह छात्रों में किस बुद्धिमत्ता को बढ़ावा दे रही है? किस बुद्धिमत्ता का बढ़ावा दे रही है ऐसा पूछा जा रहा है। ये है प्राकृतिक बुद्धिमत्ता। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा क्योंकि इसमें पर्यावरण शब्द जुड़ा है, इससे आप रिलेट कर सकते हैं प्राकृतिक बुद्धिमत्ता। फिर वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन सारे क्वेश्चन भी कवर हो रहे हैं, इसलिए ये वेस्ट नहीं जा रहा है। चलिए देखते हैं। सुनीता एक 12 वर्षीय लड़की, विशेष संगीतीय क्षमता रखती है। उसके माता पिता दोनों ही निपुण गायक हैं, इनमें आनुवंशिकता भी आएगा। फिर है, और वे सुनीता को अपनी आवाज़ को और बेहतर बनाने के लिए प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। एक तो माता पिता है, इससे हेरिडिटी हो रहा है। दूसरा क्या है, प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है जिससे एनवायरनमेंट हो रहा है, एनवायरनमेंट भी अच्छा किया जा रहा है। सुनीता की यह क्षमता संभावित रूप से किन कारकों के अंतःक्रिया का परिणाम है? एनवायरनमेंट, हेरिडिटी, जिसमें आएगा वही ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही है क्योंकि प्रशिक्षण एनवायरनमेंट है, और निपुण गायक माँ बाप हैं तो मतलब हेरिडिटी भी अच्छा है, गायक वाला ही है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांतों में एक प्रमुख समानता है। जो पियाजे हैं, वाइगोत्स्की हैं, इनके सिद्धांतों में एक प्रमुख समानता है। ये मैं चीज़ें बता रही थी कि इसमें पूछा जाता है क्या समानताएं हैं क्या असमानताएं हैं। बच्चों की स्वयं
बच्चों के विकास में चरण जैसे नहीं, इन्होंने चरण, ये पियाजे जो हैं ये 4 चरण बोले हैं, और जो ये हैं ये 3 ही चरण में 2-2 पार्ट में बाँटे हैं। नहीं, ये तो कोहलबर्ग हैं। पियाजे जो हैं ये क्या किए हैं, पियाजे 4 चरणों में बाँटे हैं। फिर है, मतलब चरण स्टेजेस जो है वो सेम नहीं है। फिर बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा। संगनाता संस्कृति की भूमिका पियाजे नहीं मानते। भाषा और विचार ये केवल वाइगोत्स्की ही मानते, दोनों लोग नहीं मानते। दोनों लोग जो मानते हैं वो मानते हैं बच्चों की स्वयं शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 8, संवेदनशील अवधि वह अवधि होती है जिसके दौरान कुछ विशेष रूप से सामान्य सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। जो संवेदनशील अवधि होती है, सेंसिटिव पीरियड होता है, वो किस लिए इम्पोर्टेंट होता है, सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा पर्यावरणीय कारक, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा, पर्यावरणीय कारक होगा। ये सेंसिटिव पीरियड होता है पर्यावरणीय कारक, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा सामान्य विकास के लिए। फिर है क्वेश्चन नंबर 9 है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध होता है, वही जटिल विनिमय प्रक्रियाएं वाला। ऑप्शन, विचार को आकार देते हैं, विचार भाषा को आकार देते हैं, भाषा विचार एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, गलत है। भाषा विचार को आकार नहीं देते, ये भी गलत है। ये क्या है, भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रियाएं हैं, ये कॉम्प्लेक्स इंटर रिलेटेड जहाँ भी दे, ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा, ये इंटर रिलेटेड होते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 13 है, ये किसी से आया था भाषा और विचार, आप वाइगोत्स्की में ही पढ़ते भाषा और विचार को। क्वेश्चन नंबर 3 है, रुकिए 1 मिनट, भावनाओं, व्यक्तित्व और क्या है, सामाजिक संबंधों में परिवर्तन स्थिरता किस विकास में शामिल है। ये जो चेंज है, स्टेबिलिटी है, इमोशंस है, पर्सनालिटी है, सोशल रिलेशनशिप है, ये किन चीज़ों में आता है। आपको पता है इमोशन है, व्यक्तित्व है, समाज भी जुड़ा हुआ है तो मनोसामाजिक में आएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा। ये क्या होगा, मनोसामाजिक डेवलपमेंट में आएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 14 है, जीन पियाजे, आपको आप देख रहे होंगे कितना क्वेश्चन पूछा गया है, किसी किसी में नाम दे देता है जीन पियाजे वाइगोत्स्की, और किसी किसी में बस उनके जो थॉट्स हैं उसी बेस पे क्वेश्चन बना देता है, जैसे समाज से बन गया, विकास से बन गया, ऐसी चीज़ों से। फिर है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यह बताता है कि, जो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का थ्योरी है, वो क्या बताता है, अवधारणाओं को जटिल से सरल नहीं, इजी टू हार्ड जाना चाहिए, मतलब सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाना चाहिए, कभी भी कठिन से सरल की तरफ नहीं जाते। हम पहले ABCD सिखाते हैं, फिर हम एप्पल और बॉल जो भी सिखाते हैं, इसलिए हमें सरल से कठिन की तरफ जाना होता है, ये गलत है। पाठ्यक्रम को बच्चों की आयु समूह व चरण को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही है, बिल्कुल जो उनका एज है उसी एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए। NCF 2005 में भी पढ़े हैं कि जो ये होता है एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए। शिक्षण का बल गतिविधि के परिणाम पर होना चाहिए, ना कि सोचने, गलत है। व्यवहार को दंड और पुरस्कारों के, ये गलत है, ऑप्शन में सेकंड वाला सही हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 वाला, लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया। जो लॉरेंस कोहलबर्ग हैं, मोरल डेवलपमेंट जो बच्चों का होता है उसको उसकी स्टडी करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया है। इसमें चलिए देखते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बच्चों के सामने नैतिक दुविधाएं रखना और अनुक्रियाओं की समालोचना करना, खेल के दौरान बच्चों का अवलोकन करना, नहीं, खेल के दौरान ऐसा नहीं है, प्रायोगिक विधि नहीं है। इसमें आप देखे होंगे जब मैं पढ़ाई में बताई थी कि ये ऐसा कहते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग जो हैं कि बच्चों के सामने कोई आप प्रॉब्लम रखिए, उसमें एक एग्जाम्पल भी था कि जो बच्चों के आगे ऐसा प्रॉब्लम रखिए कि जिसमें बच्चे की जान को खतरा हो, और उस टाइम पे बोलिए कि किसी का जैसे हेल्प करना हो, ये बच्चा मान लीजिए किसी ट्रबल में हो और ये दूसरा बच्चा है, इसे हेल्प करना हो इस बच्चे का, और इस बच्चे को बोल रहे थे कि ऐसे पोजीशन में रखिए कि इसे लगे कि इसकी जान को खतरा है, फिर देखिए कि ये हेल्प करने की कौन कौन सी विधियाँ अपनाता है, करता भी है या नहीं, ये ऐसे बोल रहे थे कि नैतिक दुविधा में रखना, इसी को दुविधा कहा जाता है कि दुविधा में रखो उसे कि वो करता है या फिर नहीं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, नैतिक दुविधा में रखना, मोरल डिलेमा में रखना। फिर है क्वेश्चन नंबर 16 है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से किस प्रकार भिन्न है। देखिए वही क्वेश्चन बोली थी ना, मात्रा और प्रकार, अब जीन पियाजे के हिसाब से पूछ लिया कि वयस्कों में किस प्रकार से भिन्न है। बच्चों की तुलना में वयस्क बहुत अधिक ज्ञानी होते हैं, नहीं, ऐसा नहीं मान के चलते हम। बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा। गुणात्मक रूप से मतलब गुण जो होता है सोचें वो भिन्न होती है, लेकिन जो मात्रा होता है, क्वांटिटी होता है, वो क्या होता है, वो सेम होता है।
जो क्वांटिटी होता है वो सेम होता है, लेकिन जो क्वालिटेटिव होता है ये क्या होता है, ये अलग अलग होता है। क्वालिटी अलग होगा, क्वांटिटी सेम होगा। ऑप्शन सेकेंड वाला सही हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 19। रमा एक शिक्षिका है जो वाइगोस्की के सिद्धांत को, पेपर 2 में सबसे ज़्यादा पूछा गया है ये। रमा एक शिक्षिका है, ये पेपर 2 का है क्वेश्चन। रमा एक शिक्षिका है जो वाइगोस्की के सिद्धांत को अपनी कक्षा में लागू कर रही है। वह एक चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए अपने छात्रों को समूहों में काम करने के लिए नियुक्त करती है, क्योंकि वाइगोस्की के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है तो समूह में रखना ही होगा। कार्य के दौरान एक छात्र एक महत्वपूर्ण संकल्पना को समझने के लिए संघर्ष करता है। रमा के लिए इस छात्र की मदद करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा? सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा? छात्र को समस्या को स्वयं हल करने का प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करना। फिर है छात्र को अलग कार्य सौंपे, अलग नहीं करना है। फिर है छात्रों के साथ समस्या पर काम करें, हाँ बिल्कुल उसके साथ में काम करें, जिसे ये क्या बोलते हैं, समीपस्थ विकास का सिद्धांत। इसी में तो बोला जाता है यार निर्देशित सहभागिता, इसी में तो बोला जाता है कि उनके साथ में हेल्प कराइए, काम कराइए, मार्गदर्शन करिए उनका। ऑप्शन नंबर प्रतिपुष्टि प्रदान करिए, ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 22। आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को परासंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने में सबसे अधिक संभावना है? जब आप संज्ञानात्मक पढ़ेंगे तभी तो आप परासंज्ञानात्मक पढ़ेंगे, तो संज्ञानात्मक विकास से ही इसका रिलेशन है। चलिए देखते हैं इसमें ऑप्शन क्या क्या है। छात्रों को अपने स्वयं के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला ही सही लग रहा है इसमें। फिर सेकंड देखते हैं, नोट्स प्रदान करना नहीं, सत्रीय गृहकार्य सौंपना ये भी नहीं, छात्रों को उनके प्रतिपुष्टि की बजाय अंक देना गलत है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 और लास्ट क्वेश्चन है ये। कथन, एशियाई संस्कृतियों में जो सामाजिक सद्भावना पर जोर देते हैं, क्रोध की अभिव्यक्ति को हतोत्साहित किया जाता है और शर्म को प्रोत्साहित किया जाता है। भावनाएं क्या होती हैं, व्यक्ति परक होती हैं। और फिर क्या है, सीखने में कोई भूमिका, गलत है ये। भावनाओं का मतलब संवेग से होता है, संवेग का मतलब इमोशन से होता है। संवेग के हम 2-3 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, जिसमें हमें एक तो सीखने वाला पढ़े थे, संवेग से वो संबंधित होता है, जटिल रिलेशन होता है। दूसरा और हम ज्ञान वाला पढ़े थे, इसमें भी संबंध होता था। तो जो ये भावनाएं हैं वो भला सीखने में रोल कैसे नहीं, इंपॉर्टेंट रोल कैसे नहीं निभाएंगी। तो ये आर वाला गलत है। और ए वाला देखते हैं क्या है, ये तो गलत निकला। एशियाई संस्कृतियों में जो सामाजिक सद्भावना पर जोर देते हैं, क्रोध को अभिव्यक्ति को हतोत्साहित करते हैं, मतलब क्रोध ना दिखाइए, और शर्म को प्रोत्साहित करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही है, लेकिन आर वाला जो है ये गलत है। कथन सही है, कारण गलत है। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ए सही है, आर गलत है। अब आप देख चुके होंगे कि पेपर किस टाइप पे बन रहा है, इसीलिए जो मैं पहले वाले में करवाई हूँ, जिसमें मैं पीडीएफ में खुद से लिख के बनाई थी, वो वाला जो पीवाईक्यू है वो थोड़ा पुराना पीवाईक्यू है, जैसे 2022 का है, 2023 का। लेकिन ये वाला भी जो करवाई हूँ क्वेश्चन, ये सब सारे क्वेश्चन 2024 के हैं, और आपको लेटेस्ट वाले पैटर्न पे ही पढ़ाई करनी है। आप देखे होंगे पुराने पैटर्न से कितना चेंज हुआ है क्वेश्चन, इसलिए आपको, और थोड़ा सा टफ भी हुआ है, थोड़ा सा जो क्वेश्चन है वो क्रिटिकल बनाया गया है। अगर आप नहीं समझ पाएंगे कि किस थ्योरी से आ रहा है, डायरेक्ट पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की का नाम कहीं कहीं क्वेश्चन में नहीं दे रहा, लेकिन उनका जो क्वेश्चन का आंसर का बेस है वही उनका थ्योरी ही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, कथन कारण वाले भी क्वेश्चन तमाम बन रहे हैं, इसलिए आप अच्छे से रिवीजन करिए, क्योंकि अब पास करना उतना आसान भी नहीं है जितना कि सब लोग सोच रहे हैं। आप खुद देखिए, जो ये डाटा है आप देखिए, कितने 15 से 16 लाख स्टूडेंट लगभग फॉर्म भरे थे, और 2 लाख कम से कम, मतलब मिनिमम होता नहीं है, अप्रॉक्स 2 लाख जो स्टूडेंट है वही पास हुए थे, प्लस पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को मिला के डाटा आया हुआ है। बहुत कम स्टूडेंट इसमें पास हो पाते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन है निगेटिव मार्किंग तो नहीं होती, लेकिन जो क्वेश्चन है बहुत काफ़ी क्रिटिकल बन जा रहा है। और जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा नंबर से फेल नहीं होते, लगभग जो सारे बच्चे हैं वो 88, 80, 79, 90 है, 91 है, ऐसे करके फेल हो रहे हैं, करीब में पहुंच के बिल्कुल। ओके, अगर क्लास पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साइंस की और मैथ की क्लासें चल रही हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।